Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT Foundation course, which is starting from 1st of March, right? And the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements और ऐसा सब कुछ जो CSAT के लिए important है. हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था CSAT with PYQs, जिसके थ्रू हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड दे वर एबल टू डू 50+ क्वेश्चंस राइट in UPSC main prelims paper. So please go and register for the course, and with this course you are also getting that complimentary course free of cost. तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं then CSAT with PYQs वाला जो कोर्स है that you are getting for free, है ना. And you can get the schedule for this course by clicking on this link, और ये सारे links जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप डेमो लेक्चर्स लास्ट ईयर के कोर्स पे भी देख सकते हैं. एंड फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स यू कैन go to this particular link, right? And जो last year के testimonials हैं for the student feedback, you can also look at these feedbacks from various students on our website, or you can pause the slide and look at these testimonials. Thank you so much. Hey everyone, welcome back to the Layman Way. तो चलिए जल्दी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने दिसंबर के करंट अफेयर्स फॉर UPSC CSE Prelims 2022. And if you are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, एंड दैट इज़ अबाउट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021. तो सबसे पहली बात तो ये हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के साथ मिलकर इसको रिलीज़ करता है. बस हमको यही याद रखना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं. और ये भी जो रिपोर्ट है ना, ऐसा नहीं है कि UPSC आपसे पूछ लेगा, मतलब पूछ सकता है अगर वेगनेस आ गई पेपर में तो, बट हमारा काम है कि हम पढ़ लेते हैं, है ना. जनरली जो मेजर रिपोर्ट्स होती हैं ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या फिर ग्लोबल वेज रिपोर्ट, इस टाइप की रिपोर्ट्स पूछता है जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज़ करती हैं. उसका रिपोर्ट्स का भी हम एक लेक्चर जो है ना वो हम कर लेंगे एक बार, रिपोर्ट्स का, सिर्फ रिपोर्ट्स का. तो उसमें सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कवर हो जाएंगी. तो आपको ये पढ़ना है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड विद जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी. उसके बाद हम बात करते हैं नाइपर अमेंडमेंट बिल के बारे में. तो नाइपर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021. तो ये बेसिकली जो इसका पुराना एक्ट है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1998 है, उसको अमेंड करता है. ये बेसिकली नेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा देता है इन इंस्टीट्यूट्स को. कौन से इंस्टीट्यूट्स को? जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च में काम करते हैं. और इसके साथ ही साथ उनके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल की भी स्थापना करने का ये प्रावधान रखता है. जो नए इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, वो कहाँ कहाँ लोकेट होंगे? अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी एंड रायबरेली. तो इन सब जगह पे 6 एडिशनल इंस्टीट्यूट्स का स्थापना होगा, है ना. इसके बाद हम काउंसिल की बात करें तो उसमें नई काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है. ये काउंसिल क्या करेगी? ये बेसिकली जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसके बीच में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगी, और ये इंश्योर करेगी कि फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च का डेवलपमेंट हो और स्टैंडर्ड्स बेसिकली मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. इसको चेयर कौन करेगा इस काउंसिल को? इसको चेयर करेंगे मिनिस्टर हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. तो जो भी मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिनके पास होगा फार्मास्यूटिकल्स का, वो उसको चेयर करेंगे, करेक्ट. उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की हम बात कर लेते हैं. ये क्या है? ये इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे हमने बात किया. किसके अंदर आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर. इसको क्यों स्थापना की गई, इसकी क्यों एस्टैब्लिशमेंट की गई थी? ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, और ये सिर्फ इंडिया में प्रमोट करने के लिए नहीं, बाकी जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें कवर्ड हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया, करेक्ट. उसके बाद नाइपर की बात नाइपर मोहाली की बात करें तो ये एक मेंबर है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़. इसका ये मेंबर है, करेक्ट. इसके बाद आगे बात करते हैं कन्वोक 2021-22 के बारे में.
तो ये क्या है, ये एक नेशनल रिसर्च सिम्पोजियम है, किसका, मीटिंग एक टाइप की बोल सकते हो, जिसमें टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, हेड्स ऑफ स्कूल, वो आएंगे साथ में और ये डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं एजुकेशन को इम्पार्ट करने में और हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब ये लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन आएगा, स्कूल टीचर्स, हेड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर्स फ्रॉम भारती फाउंडेशन, है ना, वो लोग सब आके डिस्कस करेंगे और इनकरेज करेंगे ताकि हम साइंटिफिक अप्रोच अपनाएं लर्निंग के प्रति, है ना। उसके बाद इट विल ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ यूजिंग रिसर्च बेस्ड पेडागोजी, पेडागोजी मतलब टीचिंग, तो रिसर्च बेस्ड टीचिंग हम करेंगे कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं तो उनको ज़्यादा समझ में आए, कैसा रिटेंशन ज़्यादा हो, ताकि हम लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर पाएँ स्कूल एजुकेशन में, करेक्ट। उसके बाद आता है वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम। तो ये किसने लॉन्च किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। इसमें क्या होगा कि जो फेसबुक है, जो अपना फेसबुक है, वो डिजिटल लिटरेसी और की ट्रेनिंग देगा किसको, 1 लाख वुमेन को 7 स्टेट्स में। कौन से हैं वो 7 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड एंड बिहार। तो इन सब स्टेट्स में 1 लाख वुमेन को ये क्या देने वाला है, डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग देने वाला है ना। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव की। तो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव क्या है, इसमें ये बेसिकली एक पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे। बैरियर्स किस चीज़ के, कि हम कैसे मीथेन को एज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो बैरियर्स आ रहे हैं, मीथेन को क्लीन एनर्जी सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ करने में जो बैरियर्स आ रहे हैं, उसको हम रिमूव करेंगे, उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। होस्ट कौन कर रहा है इसको, यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। टू अचीव अ ग्लोबल रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस थ्रू अ पार्टनरशिप अमंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैविंग इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली हम जो मैन मेड एमिशंस हैं मीथेन के, उसको हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप करके, ठीक है। इट इज़ अ वॉलंटरी गवर्नमेंट एंड एन इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप हैविंग मेंबर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज। तो 45 कंट्रीज से मेंबर्स हैं। कौन कौन इसमें है, यूएस है, कनाडा है ना। इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द मेंबर्स सिंस इट्स इंस्पेक्शन। तो इंडिया भी इसका मेंबर है, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव का इंडिया भी मेंबर है, इसके साथ साथ 45 और कंट्रीज़ हैं और यूएस और कनाडा भी इसमें है, जुड़े हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं संपन्न प्रोजेक्ट के बारे में। तो व्हाट इज संपन्न प्रोजेक्ट, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड अकाउंट्स। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के अंदर। ये क्या है, इट इज़ अ सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन पेंशनर्स। तो जो डीओटी में काम करते हैं और वहाँ से जो पेंशन उठाते हैं, उनके लिए ये एक डिजिटल बेसिकली ऑनलाइन उनका जो पेंशन है वो प्रोसेस हो जाएगा, उनको बैंक जाके अपना पेंशन विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन इनटू बैंक अकाउंट ऑफ पेंशनर। सो डायरेक्टली वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा, कहीं किसी सरकारी ऑफिस में जाके नहीं करना है। तो आपको संपन्न प्रोजेक्ट याद रखना है, किससे रिलेटेड है, पेंशन रिलीज से रिलेटेड है ना। बस इतना याद रखो, पेंशन रिलीज से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का है, करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं संत मिसाइल के बारे में। तो संत मिसाइल को बनाया किसने है, इसको बनाया है रिसर्च सेंटर इमरात, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, जिसने डीआरडीओ की मदद से बनाया है। और अभी डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने इसको फ्लाइट टेस्ट किया। ये पूरा इंडिया में ही बना है। इसका नाम क्या है, संत का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये हेलीकॉप्टर है ना, तो एयर टू सरफेस मिसाइल है, हवा से छूटता है और सरफेस पे जाके फूटता है ना। वहाँ से है, रेंज इसका लगभग 10 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है, रेंज 10 किलोमीटर है। ये थर्ड है इन द सीरीज ऑफ इंडिजीनियस स्टैंड ऑफ वेपन्स टू बी टेस्टेड recent times after long range bombs and smart anti airfield weapon for strengthening the arsenal of IAF। तो इंडियन एयरफोर्स की हम जो वेपनरी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं पिनाका एक्सटेंडेड रेंज की। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम ये क्या है, ये बेसिकली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो सक्सेसफुली फिर से टेस्ट किया गया कहाँ पे, पोखरान रेंज में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। इसको डिज़ाइन किसने किया है, डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ARDE, उसने इसको डिज़ाइन किया है, जो कि पुणे में है। और HEMRL, जो कि हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी है पुणे में, उन्होंने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। उसके बाद इसका रेंज क्या है, एक्सटेंडेड रेंज कितना है, 70 किलोमीटर का इसका रेंज है। स्ट्राइक कर सकता है 10 मीटर के अंदर, जहाँ पे भी ये एम जिस जो भी टारगेट है उससे 10 मीटर के अंदर अंदर ये मतलब डेविएट करके भी स्ट्राइक कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं हादेपुर वेटलैंड के बारे में।
तो हैदरपुर वेटलैंड जो है वो 1984 में बना था। कैसे बना था ये, तो जो मध्य गंगा बैराज है उसको जब बनाया गया तो वो कहाँ पे बना था, मध्य गंगा बैराज। तो वो दो रिवर्स हैं, सोलानी और गंगा रिवर्स, इसके जो कॉन्फ्लुएंस है इस पे बनाया गया था मध्य गंगा बैराज। उसके कंस्ट्रक्शन से ये वेटलैंड बन गया था। ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। अब मेरे को आप कमेंट करके बताओगे कि ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है जो कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर है ये। 15 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज यहाँ पे मिलते हैं, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल मिलता है, इंडेंजर्ड हॉक डियर मिलता है, ब्लैक बेली टर्न मिलती है, स्टेपी ईगल मिलती है, इंडियन स्किमर मिलता है और गोल्ड मशीर मिलता है। तो ये लोग सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद G7 की बात करते हैं। तो G7 को 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम ये G8 हुआ करता था क्योंकि इसमें रशिया भी था। फिर रशिया ने जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया तो रशिया को इससे बेदखल कर दिया गया और ये बन गया G7। ये एक इनफॉर्मल फोरम है जो वर्ल्ड की जो लीडिंग इकॉनमीज़ है, लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन है, उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। द समिट गैदर्स लीडर्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड द फॉलोइंग कंट्रीज़। कौन कौन सी हैं G7? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसको शॉर्ट फॉर्म इसका याद करने का क्या है, जूस GF। ये मैं पहले भी बता चुका था, जूस GF। अब यहाँ पे ई जो है ना, ई का रिस्पॉन्स टू यूनाइटेड किंगडम है ना, क्योंकि इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तो यूके, ई का मतलब यूके है, बाकी सब सेम है। यहाँ जे इज़ फॉर जापान है ना, यू इज़ फॉर US, आई इज़ फॉर इटली, सी इज़ फॉर कनाडा, जी इज़ फॉर जर्मनी एंड एफ इज़ फॉर फ्रांस। तो ये समझ में आ गया, जूस GF से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। बट ये याद रखना, सी से चाइना नहीं है, सी से कनाडा है, और आई से इंडिया नहीं है, आई से इटली है। ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के बारे में। तो ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कन्वेंशन है किस पे, जो मरीन एक्टिविटीज़ होंगी उस पर कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाएगा ये, उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन है। तो वैसे ही कुछ है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको अडॉप्ट किया गया था और साइन किया गया था 1982 में। इसने जो 4 जेनेवा कन्वेंशंस हैं उसको, जो 1958 वाले हैं उसको इसने रिप्लेस किया था, और एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मरीन और मरीन एक्टिविटीज़ के बारे में, जो कि हमको नाम से ही पता चल रहा है। लॉ है तो लीगल है, कन्वेंशन है तो, और सी है तो मरीन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड लॉ होगा अगर लेजिस्लेशन करेगा। तो फ्रेमवर्क बनाता है ये। इसके बाद इसने 3 नए इंस्टीट्यूशंस का गठन किया था। कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एंड द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो ये किसके लिए है? ये बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे आर्टिशंस हैं उनके लिए है ना। किस किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो उसके लिए ये है। लॉन्च किसने किया है? नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भाई हम आर्टिशंस जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, ताकि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे देंगे? लोन्स के फॉर्म में, ताकि वो कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कर पाएँ, जैसे सेटलिंग, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और अदर एक्टिविटीज़। तो बेसिकली इसमें हम नॉर्थ ईस्ट के जो आर्टिशंस हैं उनको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। अ टोटल ऑफ 17 आर्टिशंस हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड विद क्रेडिट असिस्टेंस ऑफ ₹1 लाख पर आर्टिशन। तो 1 लाख रुपये पर आर्टिशन इनको मिल चुका है ऑलरेडी। ओह, ये क्या हो गया? एक मिनट, इसको ना अपन हटा देते हैं यहाँ से, जस्ट अ मिनट। इसको हम इधर कर देते हैं, गलती से उधर आ गया वो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर दिस। चलो, अच्छा ओके उसी में ही था वो अच्छा, उसी के ऊपर ही आ गया था ये, ठीक है। तो हाँ, तो अब हम ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला है ना, इसको हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये जो हमने इसमें ये डिफ़ाइन किया था ना, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो लिमिट्स हैं, जो ये डिफ़ाइन किया था, उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जब जो कॉन्टिनेंट होता है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जो यहाँ तक लैंड होती है वो कंट्री का खुद का जुरिस्डिक्शन होता है। इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनल वाटर्स बोलते हैं। इसके बाहर जो 12 किलोमीटर तक टेरिटोरियल सी रहता है, और ये यहाँ से मतलब 12 नॉटिकल माइल्स, 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिनेंट से 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरे स्पेस को क्या बोलते हैं? नेशनल एयर स्पेस, करेक्ट।
यहाँ से मतलब यहाँ से कोई जो फ़्लाइट है वो बिना कंट्री के अप्रूवल के नहीं जा सकती। उसके बाद आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जो ये लाइन होती है बेस लाइन, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करती है। तो ये जो पार्ट है जो 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक है, वो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, करेक्ट। उसके बाद यहाँ ये पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो यहाँ पे चल रहा है अभी, है ना, इसके ऊपर पानी पानी है पूरा। इसके बाद जो आते हैं ये आती है हाई सीज़, और ये जो टेरिटोर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला जो स्पेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एयर स्पेस। इसके पहले होता है नेशनल एयर स्पेस, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है ना। तो बस यही था आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com and you can also leave us a review if you feel we are adding some value to your preparations. So thank you so much. I'll see you in the next lecture. तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।